नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज एक बड़ा दिन था, ऐतिहासिक दिन था, वैसा ट्रंप ने कहा। लेकिन क्या सच है, क्या झूठ है, पानी का पानी, दूध का दूध हम सेपरेट कर लेंगे। तो आज निके ने 2% ऊपर ओपन हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स जापान में 10-15% ऊपर उठे। जो 2.5 साल से हमारे पटाखे लिस्ट में थे, वो सब अच्छे रिजल्ट्स नतीजे आए थे। शेयर प्राइसेस ऊपर गए थे, बहुत अंडर वैल्यूड थे वो स्टॉक्स। और आज सुबह ट्रंप ने यह ऐलान कर ली कि उनके जापान के साथ उनका स्पेशल डील साइन हो गया। यह स्पेशल डील क्या है? इस डील में अमेरिका ने आत्मसमर्पण कर दी, जापान के सामने हथियार डाल दी। कह रहा हूँ, डिट्रॉइट में जो बिग ऑटो क्लब है कि अमेरिका की, फोर्ड, जीएम और क्राइसलर, उन्होंने भी इस डील के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट लॉन्च की है। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जापान के लिए स्पेशल कार्व आउट करेंगे। उन्होंने शब्द में उसको नहीं बताया, लेकिन जापान में जापानीज ने बता दी कि जो ऑटो स्टॉक्स में 25% स्टॉक टैरिफ होना था, उसे उन्हें काटकर 12.5% कर दी। पहले ऑलरेडी एक 2.5% की टैरिफ थी, उसके ऊपर 12.5% की टैरिफ, टोटल टैरिफ 15%। तो न्यूज़ को देखते ही टोयोटा, होंडा, निसान, सुबारू सब ऊपर चले गए। इसमें टोयोटा और सुबारू 15% ऊपर, होंडा 10%, निसान 8%, मित्सुबिशी भी बहुत ऊपर क्लोज हुई। इसके बदले में उन्होंने कहा है कि वो $550 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। वो इन्वेस्ट करने ही वाले ही थे। सुबरा को बड़ा प्लांट है, टोयोटा का बड़ा प्लांट है, इससे ट्रम्प कुछ नहीं पाए। और इसमें डील में ये भी कहा गया है कि स्टील और एल्युमिनियम में इस डील के बाहर है। अगर जापानीज स्टील और जापानीज एल्युमिनियम अमेरिकन शोर्स में पहुंचती है तो उसमें 50% या 25% का ड्यूटी होगा। तो क्या हो गया है कि अगर अमेरिकन कार्स बनाना चाहती है तो वो 25 और 50% ड्यूटी के स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर को खरीद कर करना पड़ेगा और जापान के साथ मुकाबला करना है। लेकिन जापान तो सस्ते में स्टील, सस्ते में कॉपर, सस्ते में एल्युमिनियम लेके पार्ट्स को तैयार कर कर उसे भेजेगी 15% ड्यूटी में। तो जापानीज कार चीपर होंगे। इसको डील को समझते ही जापानीज मार्केट कुल उठी और ये सारे स्टॉक्स जो मैंने डिस्क्राइब की वो सब ऊपर उठ गए हैं। बफेट की जो स्टॉक्स है, मारुबेनी, मित्सुई, ये सारे ऊपर हैं आज। जापानीज स्टॉक 1 ईयर हाई के पास हो गया है। तो अगर कुछ और ये जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा तो ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने हमारा पटाखे लिस्ट देखा और उससे इन्वेस्ट किया था जापान में, उनके लिए भारी प्रॉफिट्स हैं। तो ये रहा ट्रंप और जापान के डील। इसमें हम कह सकते हैं कि जापान की शानदार जीत हुई है। इसके बावजूद अपर बॉडी इलेक्शंस में रूलिंग लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की करारी हार हुई है। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिजाइन करने वाले हैं। लेकिन जापान में फाइनेंशियल और पॉलिसी नहीं बनती है। उन्होंने कहा है कि जितना कर सकेंगे वो सपोर्ट करेंगे जापानीज गवर्नमेंट को, क्योंकि जापान की बॉन्ड्स की रेट भी बढ़ रही है और 30 ईयर बॉन्ड को 3% की ऊपर चल गई है। तो जापान के पास ये है कि डिफ्लेशन खत्म हो रहा है, इन्फ्लेशन वापस आ रही है, स्पेशली चावल का दाम ऊपर जा रहा है और उनको इसको हैंडल करना चाहिए। इस क्राइसिस को हैंडल करने में प्रेशर थी, क्योंकि वो बॉन्ड रेट्स कम चाहते हैं ताकि सरकार में प्रेशर नहीं बढ़े इस बॉन्ड्स को इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। फिर भी पॉलिसी को अकोमोडेटिव रखेंगे, वैसा बैंक ऑफ जापान का चीफ ने बोल दिया है। अमेरिका में तो अलग हो रहा है। जेरोम पोल ट्रंप को सुनाते हैं, को सुनते नहीं हैं
स्कॉटी बेसेंट ने बात की, स्कॉटी बेसेंट की भी बात नहीं सुनते। स्कॉटी बेसेंट ने कहा है कि अपने जॉब में रह सकते हैं पवल, लेकिन उनको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा कि क्या वो कुछ गलती ना किया तो। ऑलरेडी दो गवर्नर्स फेडरल रिजर्व की उन्होंने बोल दिया जेरोम पोल के अगेंस्ट वोट करेंगे और डिसेंट करेंगे और कट मांगेंगे। जेरोम पोल एक डिफिकल्ट पोजीशन में कठिनाई में है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी कहते हैं अंग्रेजी में एक मुहावरा। उसमें वो रेट नहीं कट सकते क्योंकि सबको पता है कि जो इन्फ्लेशन आने वाला है वो बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि पिछले बार सेकेंड हैंड कार्स की वजह से ही इन्फ्लेशन काबू में रही और ये जो टैरिफ हो रहा है इससे प्राइसेस बढ़ सकते हैं। फिर भी अगर उन्होंने रेट कट 2 बार 3 बार कर दी तो फिर रेट ऊपर उठने से इसका फेडरल रिजर्व का क्रेडिबिलिटी चले जाएगा। इसीलिए जेरोम पॉल रेट को कट नहीं कर रहे हैं इतनी भारी प्रेशर के बाद भी। आज हम अपना न्यूज़ देखेंगे भारत में क्या हो रहा है। तो भारत में सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि पेटीएम फाइनली प्रॉफिटेबल हो गया है कॉस्ट कटिंग के वजह से और कोर बिजनेस को देखने से। लेकिन अगर आप उनको सक्सेसफुल होना चाहिए तो उनको वापस आरबीआई का लाइसेंस मिलना है, वो दूर तक का निशान नहीं दिख रहा है। जाइडस लाइफ साइंसेस और फार्मा इंडस्ट्री का जैसे डॉक्टर रेड्डी और नाटको फार्मा का ये प्रॉब्लम है कि इस साल में रेविल्डमेंट के साथ उनकी और नाटको की जो एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो रही है। इसीलिए ये तीन स्टॉक प्रेशर में हैं और सारे स्टॉक्स भी एक और से मंदी में चल रहे हैं। ये रहा फार्मा की। ये कैंसर ड्रग को की डिपेंडेंस में ख़त्म करने के लिए हर लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जाइडस ने अनाउंस किया है उनके पास एक नया ड्रग है जो हार्ट और टाइप 2 डायबिटीज़ को मदद कर सकता है। अगर ये अप्रूव मिल जाता है जल्दी, उसके पास एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है जो डायबिटीज़ और कार्डियक को भी एक साथ ट्रीट कर सकती है। अगर आप इन तीनों में से स्टॉकों को जब जब मार्केट गिरती है कंसीडर करते हैं तो आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा। लेकिन ट्रम्प तो फार्मा के बारे में एक बड़ा टैरिफ लगने की बात कर रहे हैं और अगर ये आती है तो मार्केट में रेट और कम हो सकती है। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं शाश्वत, उनसे पूछते हैं वो क्या सोचते हैं इस डील के बारे में। आप क्यों कहते हैं कि 15% टैरिफ एक जीत है जापान के लिए? क्योंकि उन्होंने 27% टैरिफ बताई था, 2.5 प्लस 25 बोला था, उधर से 2.5 से प्लस 12.5। एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि टोयोटा अमेरिकन मार्केट में डिपेंडेंट है, होंडा अमेरिकन मार्केट में तीसरा बड़ा प्लेयर है। तो अगर अमेरिकन मार्केट में होंडा और टोयोटा का बेहाल होता, जो उनकी ड्रीम थी ग्लोबल डोमिनेशन की, वो ख़त्म हो जाती। भारत में अभी सिर्फ टोयोटा ने एक मार्क की और वो बेसिकली वो अपने इनोवा से कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जो टैक्सेस हैं जीएसटी और स्पेशल टैक्सेस वो बहुत ज़्यादा है। और हम भी टैरिफ लगाते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन कह के। कहते हुए हमारा टैरिफ बहुत ज़्यादा है। टोयोटा की इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कार में अगर आप 22-24 लाख का गाड़ी खरीदते हैं तो लगभग 50% टैक्स होती है। इसीलिए भारत में टोयोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि हमने दो तरफ की गाड़ियों को देखे हैं। सब 4 मीटर्स पॉइंट टू पॉइंट में 4 मीटर के अंदर हुई गाड़ी को एक रेट और जो भी 4 मीटर से बड़े हैं उनको स्पेशल व्हीकल मानकर उसे हायर रेट डालते हैं। तो एक पंच के लिए सेपरेट रेट, इनोवा के लिए सेपरेट रेट। इसीलिए टोयोटा जैसे कंपनी जो बड़े कार बनाते हैं रिलेटिवली, वो इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं है। अभी टैक्सी मार्केट को पकड़ के और हाइब्रिड इनोवा के बाद
टोयोटा उस सेगमेंट को डोमिनेट कर रहा है। चाइना के ऊपर अमेरिका ने क्या टैरिफ्स लगाए ऑटोमोबाइल्स के लिए? अभी उन्होंने कहा 127% का टैरिफ होगा। तो BYD कैसे वहां बिकेंगे? वही प्रॉब्लम है, इसीलिए अगस्त फर्स्ट तक का होल्ड है। अगस्त फर्स्ट के बाद ही डिसाइड करेंगे कि चाइना के साथ क्या होगा। दुनिया में अमेरिका के साथ 3 बड़ा प्लेयर्स हैं, एक है यूरोपियन यूनियन, जापान और चाइना। उसके बाद उनके इमीडिएट नेबर्स हैं जैसा कनाडा और मेक्सिको। आज कनाडा ने अनाउंस की कि जिस भी हाल में हो, जो टर्म्स ट्रम्प प्रपोज कर रहे हैं उस टर्म्स में कनाडा के साथ का कोई अग्रीमेंट ही नहीं होगा। ठीक है। और तो अब अमेरिका के बारे में बहुत बातचीत हुई है, पर चाइना जो है इंडिया के ऊपर एयर अर्थ मेटल्स की कंट्रोल लगा रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए दे नहीं रहे हैं। और हम बजाज भी हो, तो मेरा सवाल ये है कि अब वो फेराइट में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके कारण? इस सेक्टर में प्रभाव इसीलिए जरूर पड़ेगा कि अनलेस कोई सोर्स नहीं मिलती है भारत को ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनने की। सी सरकार एक काम कर रही है, सरकार ये कर रही है कि हम रेयर अर्थ मेटल्स के नोन सोर्सेस से रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई निकालें। दूसरी बात यह है, कुछ है स्टार्टअप्स भी हैं जो इस प्रॉब्लम को रिलक्टेंस मोटर्स नाम के एक सेपरेट मोटर्स से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी 2000 मोटर्स ही बन सकते हैं। वो ग्रीव्स कॉटन को सप्लाई कर रहे हैं और उन्हें टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं होगा, ये और क्या ये हाइब्रिड व्हीकल्स के माध्यम से जाएगा, क्योंकि टोयोटा और मारुति दोनों हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जहां भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली का गाड़ी जो है, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बना है या फिर एक्सपोर्ट्स का अभी भी? के लिए सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाया जाएगा। क्या ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है? पर फिर भी होना चाहिए ना, क्योंकि जेल नहीं होना चाहिए, पर हैरियर जैसा प्रोडक्ट ठीक है। जो ऑटो कार भी बोलता है बहुत अच्छा पर प्रोडक्ट अब है, वो एक्सपोर्टेबल है वो? वो एक्सपोर्टेबल है। लेकिन देखते हैं कि क्या वो लोकल डिमांड को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सपोर्ट की। तो क्या, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देता हूँ, तो चाइना और अमेरिका अमेरिका की जो ट्रेड टॉक्स हैं सही से नहीं चलता है, तो क्या इंडिया को यूज करके यहाँ मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि टाटा के और एक चेरी नाम का एक चाइनीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है टाटास की, जहां जेएलआर उस कंपनी में बन रहा है और जेएलआर ब्रांड से बाहर चाइना में बेच दिया जा रहा है और मुनाफा को दोनों कंपनी शेयर कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा मॉडल कभी स्टेट्स में नहीं होगा। जब दूसरी स्टेट्स प्रेशर डालेंगे कि आप इनसे अपना रिलेशनशिप खत्म करो, तब प्रॉब्लम आएगा। और अब खबर में आया है कि जो रिलायंस के अंबानी जो हैं, रिलायंस ग्रुप जो ऑयल कंपनी वो खरीदना चाहते हैं, उस कंपनी में बहुत सारे सैंक्शंस पड़े हैं, तो क्योंकि रशियन ओनरशिप के कारण। मेरा सवाल ये है कि क्या हम ऑयल एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, या बल्कि जो रिफाइंड बाला ऑयल एक्सपोर्ट्स? भारत कच्चा तेल को इंपोर्ट करती है हाँ और उसे रिफाइन कर एक्सपोर्ट कर रही है पिछले 10 साल से। हाँ, वो तो रिलायंस मॉडल है। रिलायंस मॉडल, एमआरपीएल मॉडल, हाँ वो जो गवर्नमेंट कंपनी है, ये सब ये करते हैं। तो इसके बाद हमको वेट करना चाहिए जब भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाएगा, हाँ, तभी ये प्रॉब्लम खत्म होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisaboltahai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisaboltahai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो
मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।